नमस्कार, मैं रविश कुमार। 24 मार्च को हुई तालाबंदी से लेकर अब तक देश के अलग अलग राज्यों में एक जगह से दूसरे जगह पर कितने लाख या कितने करोड़ मजदूरों का पलायन हुआ है, सही संख्या हम शायद कभी ना जान पाएं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितने मजदूरों ने अपनी जेब से बसों को किराए पर किया, ट्रक किराए पर लिया, ट्रक की छतों पर लद कर गए। उनकी संख्या कहीं दर्ज है या नहीं है। इसलिए ये संख्या बड़ी होते हुए भी कभी वास्तविक रूप से हमें नजर नहीं आएगी, लेकिन एक जगह पर नजर आती है। जब सरकारें अपनी वाहवाही में बताती हैं कि कितने लाख मजदूर आ गए हैं और कितने लाख मजदूरों को ट्रेन से पहुंचाया गया है। यही नहीं, अलग अलग राज्यों ने जो वेबसाइट बनाए हैं जहां पर मजदूर जाने के लिए पंजीकरण करा रहे हैं, उससे भी एक ठीक ठाक आंकड़ा मिलता है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर बताया है कि 800 से अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं और 10 लाख से अधिक मजदूरों को पहुंचाया गया। यह सिलसिला अभी जारी है। यही नहीं, पंजाब सरकार की वेबसाइट में 15 लाख से अधिक मजदूरों ने अपने अपने राज्यों में जाने के लिए पंजीकरण कराया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 12 लाख मजदूर उनके राज्य में आ चुके हैं, 10 लाख और आ सकते हैं, यानी 25 लाख ये संख्या होती है। झारखंड सरकार की वेबसाइट पर 6,85,000 से अधिक मजदूरों ने वापसी के लिए पंजीकरण कराया है। ओडिशा आने के लिए सरकार की वेबसाइट पर 6 लाख से अधिक मजदूरों ने पंजीकरण कराया है। सूरत से करीब 4 लाख से अधिक मजदूर बसों और ट्रेन के जरिए अलग अलग राज्यों में भेजे गए हैं, इनका आंकड़ा है। सूरत से गुजरात के अलग अलग हिस्सों में भी मजदूरों के जाने का एक अनुमानित आंकड़ा मिलता है जो 6 लाख से अधिक है और 8,000 से अधिक बसें इनको सूरत से लेकर अलग अलग जिलों में गई हैं। इसलिए मजदूरों का यह पलायन संख्या के लिहाज से अभूतपूर्व है। कई लोग इस पलायन की तुलना 1947 के विभाजन से करते हैं। शायद यह तुलना सही नहीं होगी। इसका कारण यह है कि 1947 में जब दो देश बने थे और एक दोनों पर राज करने वाला तीसरा देश अपना सारा लाव लश्कर लेकर यहां से जा चुका था। जिलाधिकारी से लेकर सेना के अधिकारी, पुलिस अधिकारी सब भारत छोड़कर जा चुके थे। तो इस भीड़ को संचालित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए पुलिस से लेकर अधिकारियों की बहुत कमी थी। एक नई नई व्यवस्था थी जो होते हुए भी नहीं थी। लेकिन 1947 से लेकर 2020 के बीच तक आते आते भारत अपनी हर व्यवस्था के परिपक्व हो जाने का दावा करता है, लेकिन फिर भी 1947 के विभाजन से कहीं ज्यादा बदतर स्थिति इस वक्त है। उस वक्त जरूर लाखों लोग दंगों में हर मजहब के मार दिए गए, लेकिन उसी वक्त में बड़े बड़ी राहत शिविरें चल रही थीं और लोगों को खिलाया जा रहा था। उनके लिए नए घर से लेकर नई जमीन देकर नया शहर बनाने का इंतजाम किया जा रहा था। दिल्ली से सटा फरीदाबाद इसका एक उदाहरण है और दिल्ली में भी कई ऐसे मोहल्ले हैं जो इसके उदाहरण हैं। लेकिन इस वक्त ऐसा होता हुआ कुछ भी नहीं दिख रहा है। इसलिए इस वक्त की त्रासदी की तुलना आप 1947 की महात्रासदी से ना करें। दोनों त्रासदियां अपने अपने स्केल में अलग प्रकृति की हैं। जैसे इस दृश्य को देखिए, क्या इस दृश्य की तुलना 1947 के विभाजन से करेंगे या 2020 की सरकारों से पूछेंगे कि अब भी एक मां को, एक बच्चे को इस तरह से सूटकेस पर लाद कर ले जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। झांसी जिले के महोबा के ये 1.5 दर्जन लोग 3 दिनों से पंजाब से पैदल अपने घर आ रहे हैं। इस बच्चे को देखिए किस तरह से इसका पांव सूज गया होगा कि मां ने थोड़ा आराम देने के लिए सूटकेस को ही रेलगाड़ी में बदल दिया होगा। और ये दृश्य देश के हर टेलीविजन के चैनलों पर है, लेकिन मैं दावा करता हूं इसके बाद भी
सरकारों की संवेदनशीलता इतनी ही रहेगी कि वो सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए जुटाई गई संख्या को बताते रहेंगे। उनके द्वारा बताए गए 10 लाख या 12 लाख के आंकड़े में ना तो ये बच्चा है ना ये मां है। पंजाब से ऐसे ही पैदल आ गई हो? कहाँ जाना है? जाना महोबा। मगोगा MP? महोबा झांसी। झांसी? आगे तो प्रशासन बस की व्यवस्था कर रहा है ना, बस से चले जाओ। तुम लोग पैदल काहे जा रहे हो? हाँ, कर रहे हैं। पलायन के इन दर्दनाक किस्सों को इलीगल और लीगल यानी वैध और अवैध में बांट दिया गया है। जिन मजदूरों ने सरकार की वेबसाइट पर पंजीकरण कराया और जिन्हें सरकार ने अपनी बस और रेल में बिठाया, वो तो सरकारी माने गए, गिने गए। लेकिन जिन मजदूरों ने मजबूरी हालात की वजह से अपनी गाढ़ी कमाई लुटाकर बस और ट्रक किराए पर किए और बिना कहीं किसी रजिस्टर में दर्ज हुए पलायन की इस दर्दनाक यात्रा को तय किया, वो अवैध ही माने गए या फिर उनकी संख्या कहीं नजर नहीं आई, वो संख्या विहीन माने गए। तरह तरह से मजदूर दिन बदलने के साथ साथ यात्राओं के साधन भी बदल रहे हैं। रवीश रंजन को कुछ रिक्शा चालकों से उनकी मुलाकात हुई जो गुरुग्राम से चले हैं बिहार के भागलपुर जाने के लिए और 3 दिनों तक रिक्शा खींचते खींचते यूपी के इटावा तक ही पहुंचे। मेट्रो स्टेशन या गली मोहल्लों में चलने वाला रिक्शा इटावा के नजदीक राष्ट्रीय राजमार्ग पर सरपट दौड़ा जा रहा है। शाम 8 बजने को है, भारी ट्रक और दौड़ती कारों के बीच अपने मन से नहीं बल्कि मजबूरी में रिक्शा चलाकर अजीत की टोली बिहार के भागलपुर जा रही है। आज रिक्शे पर कोई शहर वाला नहीं बल्कि उनके खुद का परिवार बैठा है। फार्म भराया तो फार्म में उसमें पुलिस चौकी बोला जाने के लिए, पुलिस चौकी में सुनवाई कुछ नहीं किया, वहाँ से भगा दिया। फिर वहाँ से हम बोले हम सब आप नहीं रुकेंगे, ऐसे अपने से निकल जाएंगे। गुड़गांव से चले भागलपुर कब पहुँचेंगे कोई पता नहीं है। इटावा से हम आगे बढ़े तो दिल्ली में रिक्शा चलाने वाले सलाम मिले, अकेले पटना जा रहे हैं। मैं इस वक्त आगरा लखनऊ हाईवे पर मौजूद हूँ। ये आप देखिए, हम लोग खुद इटावा की तरफ जा रहे थे, ये हमें रास्ते में सलाम मिले। ये देखिए रिक्शा लिए हुए हैं। सलाम, कहाँ जाना है आपको? कब चले हो आप? सर चलने से 3 दिन हो गया। हाँ। वहाँ से अभी यूपी बॉर्डर पार किया है, यहाँ से सर हमको पटना जाएंगे, पटना से फिर कटिहार निकलेंगे साहब। तो क्यों जा रहे हो छोड़ के दिल्ली? ये लॉकडाउन हो गया साहब और कोई खिचड़ी उचड़ी मिलता था, कभी जाते थे खाने के लिए तो ढंग से खाना नहीं मिल रहा था। और उसके बाद अलावे जा रहे थे मंडी काम करने के लिए तो पुलिस वाला लाठी मार दिया जांग में। गरीब आदमी अगर नहीं कमाएंगे तो उसका खाएंगे क्या? आजादी के बाद शायद महानगरों से गांव की ओर का ये सबसे बड़ा पलायन है। रिक्शे वाले, पेंटर, राजमिस्त्री से लेकर महानगरों को चमकदार बनाने वाले इन श्रमिकों को आज कोरोना की बीमारी से ज्यादा सरकारों की बेरुखी का खतरा सता रहा है। गांव में भी इनकी जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन ट्रकों में सामान जैसे भरकर जाना मानव स्वभाव नहीं बल्कि एक बड़ी बेबसी का सबब जरूर दिख रही है। इटावा से अरशद जमाल और सुदीश कुमार के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आगे आने वाली तस्वीर को दिखाने से पहले बताना चाहता हूं कि किस तरह से मजदूर पुलिस की नजरों से बचने के लिए सीमाओं पर कंटेनर के भीतर खुद को बंद कर लेते हैं। ट्रकों के भीतर एक दूसरे पर लदाए हुए लेटे रहते हैं ताकि दूर से किसी को ना दिखें कि उनमें मजदूर हैं। कितने लोग हैं? 62। इस कंटेनर में 62 मजदूरों ने 3 दिनों तक सफर किया है। महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ की यात्रा इन्होंने तय की है। इस हालात में ना हवा आ सकती है ना रोशनी आ सकती है।
सोमेश पटेल ने जब इन मजदूरों से बात की तो पता चला कि इन्होंने 24 घंटे पहले खिचड़ी खाई थी, उसके बाद से भोजन तक नसीब नहीं हुआ। ये उस नसीब वाले की तरह नहीं हैं जिन्हें हर सुबह शाम खाना मिल जाता है, ये नसीब वाले नहीं। इन मजदूरों ने यह भी बताया कि बिस्किट इनका सहारा था, बिस्किट ही खाकर इस कंटेनर में बंद अपने शहर की तरफ की यात्रा करते रहे। इन्होंने यह भी बताया कि पास बनवाने के लिए 200 रुपए दिए, लेकिन उसके बाद कोई पास लेकर नहीं आया। ये देखिए, ये मजदूर जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं और इस कंटेनर के अंदर बैठे हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग भिमंडी से आ रहे सर। कहाँ जा रहे हैं? हम लोग झारखंड जा रहे हैं। कितने लोग हैं इसमें? हम लोग 62 जन हैं। 62 लोग हैं? 62 लोग हैं। अंदर पैर रखने की जगह है? क्या करेंगे सर, तकलीफ करके तो जाना ही पड़ेगा ना। क्या करते थे आप लोग? हम लोग वहाँ पे कंपनी में काम करते थे, कपड़े वाले कंपनी में। अच्छा, तो हम मजदूरी करते थे। हम लोग को सेठ इतना हम लोग मेहरबानी किए कि सेठ की गाड़ी ये खुद ही का है, तो सेठ हम लोग को घर तक पहुँचाने के लिए गाड़ी कर दिए, ने अपना गाड़ी भेज दिए सर। तो सरकार आप लोगों के लिए मदद नहीं कर रही? सर क्या मदद करे, कोई मदद नहीं हो रहा है सर। खाली सरकार बोल रही है ये मिलेगा वो मिलेगा, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। जगह जगह में थोड़ा एक पैकेट बिस्किट मिल रहा है या तो पानी का बिस्लरी का बोतल मिल रहा है। खाया है? खाना अभी दिन भर नहीं खाया सर। दिन भर नहीं खाया? दिन भर नहीं खाया। आखिरी बार खाना कब खाया? आखिरी बार कल हम लोग शाम को खाए सर, वही खिचड़ी। कल खाया था? हमारा तो खिचड़ी मिल रहा था, वही बट रहा था, वही खिचड़ी हम लोग खाए। बहुत तकलीफ है सर, बहुत गर्मी। तो इसमें तो और आप लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। कोरोना वायरस भी है, सोशल डिस्टेंस भी आप लोगों को रखना है। तो रहने से भी दिक्कत होता है ना सर। इतने कोरोना बीमारी पीने का ना सर, उतना भूखमरी में मर रहे हैं वहाँ। खाने पीने का साधन नहीं वहाँ कुछ सर, क्या करेंगे वहाँ? ये भी एक परेशानी का सबब है। जहां जहां पंजीकरण हो रहा है, सैकड़ों की संख्या में मजदूर रोज जा रहे हैं कि आज मेरा नंबर आएगा। अब आपके घरों में गैस तो आराम से पाइपलाइन से पहुंच जा रहा है, लेकिन सिलेंडर का नंबर लगाने वाले लोग जानते हैं कि वो लाइन कितनी मुश्किल भरी होती है। हमारे ये मजदूर गैस के सिलेंडर बन गए हैं और सरकार एजेंसी जहां वो भरे जाने की तरह गांव जाने के लिए रोजाना पहुंचते हैं और पूछते हैं मेरा नंबर कब आएगा। लेकिन इसी बीच राजनीति ने अपनी जगह बना ली। कांग्रेस ने कहा कि जो मजदूर रेल से जा रहे हैं और जिनसे किराए लिए जाएंगे वो पैसा चुकाएगी। तो गुजरात में कई जगहों पर कांग्रेस नेताओं को रोका गया। सूरत में श्रीनिवासन जैन ने देखा और मनीष पानवाला ने भी बताया था कि किस तरह से मजदूरों को कहा जाता है कि फलाने एजेंट के पास चले जाइए, नाम और नंबर लिखा दीजिए। पता चल रहा है कि इनमें से बहुत से लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं। ये ट्रेन की टिकट बिक रही है? जी जी। अच्छा जी ट्रेन के टिकट। ट्रेन के टिकट है? तो आप ले रहे हैं पैसा? नहीं, पैसा अंदर ले रहे हैं। हमने अपना में मीटिंग करके। अच्छा, 20 आदमी है तो जमा कर रहे हैं। 20 आदमी जमा कर रहे हैं जी। तो एक आदमी कितना पैसा दे रहा है? एक आदमी 850 रुपये। 850 रुपये दे रहा है? जी जी। तो गारंटी से आपका टिकट ट्रेन कराने की बात हो रही है? जी, वो अंदर में है, वो वार्ड सदस्य है, ये मुकेश झा है। हाँ। और उनका धनी दुबे जी है, उनका लड़का है अंदर। वो अंदर बैठे हैं जी। वो टिकट बेच रहे हैं। दिखाइए कौन है, आइए। भैया अच्छा, हम मीडिया से थे तो ट्रेन का टिकट यही मिल रहा है? ट्रेन का टिकट नहीं, लिस्ट जो फाइनल हुआ है उसका हम कलेक्शन कर रहे हैं। अच्छा, लिस्ट फाइनल है? हाँ, उसका लिस्ट का कलेक्शन कर रहे हैं, लिस्ट के नाम से ले रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो कितना ले रहे हैं? अब वो अंदाजा जो वहाँ से बताया 850 रुपया कुछ है। 150 जो आगे पीछे होगा बाद में देखेंगे। अच्छा, नहीं लिस्ट कहाँ से आया? ये सूरत से, कलेक्टर ऑफिस से। अच्छा अच्छा, वो दिखा दीजिए। अच्छा, चप्पल। ये लिस्ट है सूरत कलेक्टर ऑफिस से। अच्छा, तो इन सब का ये सबको फोन करते हैं लीडर वाइज। 1600 आदमी का लिस्ट है। अच्छा। अभी सूरत ऑफिस जाके आए हैं। अच्छा, तो वहाँ से फोन आया है, फिर अच्छा। उनको इन सबको लीडर के वाइज फोन कर रहे हैं। इनका जितना आदमी है, ये सब आदमी का ये लीडर है? हाँ, ये लीडर है 20 आदमी का। अच्छा। उसके हिसाब से उसका पैसा कलेक्ट करेंगे। अच्छा, तो ये धन कुमार धमू कुमार 100 हैं। हाँ। ये इन आदमियों का लीडर है। लीडर है। हाँ। ये लोग कहाँ जाना चाहते हैं? पटना। सब पटना के लोग हैं? पटना वाले सबका लिखा, नाम डिस्ट्रिक्ट सब लिखा। अच्छा। हाँ। तो ये पैसा इकट्ठा करके कलेक्टर ऑफिस जाएंगे, वहाँ से एक पर्ची देंगे। वहाँ जमा हो जाएगा? नहीं, वहाँ से एक पर्ची देंगे, वो लेके हमको स्टेशन जाना पड़ेगा। अच्छा। वहाँ से हमको टिकट देंगे। अच्छा। हाँ।
उसके बाद गारंटी है कि टिकट मिल जाएगा? हाँ, तो टिकट का वहाँ फोन आए तभी पैसा कलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा है। यह सिर्फ मजदूरों का पलायन नहीं है, उनकी कमाई पर डाका नहीं है, उनके विश्वास पर हमला नहीं है। उनके इस पलायन ने देश के भीतर राज्यों की सीमाओं को सरहद में बदल दिया है। वो एक राज्य से जब दूसरे राज्य की सीमा पर पहुंचते हैं तो एक अनजान नागरिक की तरह रोक दिए जाते हैं। जैसे सोहित मिश्र आपको लेकर चले आए हैं महाराष्ट्र के इस बॉर्डर पे। महाराष्ट्र की सरकार मुंबई से अपनी बस से मध्य प्रदेश जाने वाले मजदूरों को उस सीमा तक छोड़ आ रही है जिससे मध्य प्रदेश लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद उनका हाल पूछने वाला कोई नहीं। यही नहीं, जिस मुंबई नासिक हाईवे से सोहित मिश्र लगातार रिपोर्ट करते रहे, आज जब सोहित मिश्र उससे गुजरे तो देखा कि उस पर मजदूर कम चल रहे थे, पुलिस ज्यादा तैनात थी। व्यवस्थाएं जब खुद को छिपाना चाहती हैं, पुलिस को आगे कर देती हैं। जब भी पुलिस नजर आए तो समझिएगा कि कुछ न कुछ छिपाने का भी प्रयास हुआ है। और अब इन मजदूरों ने सोहित को बताया कि कईयों ने कि हाईवे का रास्ता छोड़कर वो दूसरे अनजान रास्तों से जाने के लिए मजबूर हुए हैं। इस पलायन ने नए नए रास्तों की भी खोज की है। लोग पटरियों पर चले। सूरत में जब हाईवे पर रोका जाने लगा तो रात अंधेरे पैदल चलने वालों के दस्ते ने उन अनजान रास्तों की खोज की। ठीक उसी तरह सूरत के मजदूरों से किसी भी प्रकार का संपर्क या संबंध न रखने वाले पंजाब और हरियाणा के मजदूरों ने पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर बसे गांवों के से होकर गुजरते हुए यात्राएं करने का जुगाड़ खोजा। तो जब आप अपने ही देश में प्रशासन की नजर में अवैध घोषित हो जाते हैं, समस्या घोषित हो जाते हैं, तो किस तरह से आपकी कमाई अवैध समझकर लूट ली जाती है और आपके लिए वो एक्सप्रेसवे जिसे दिखाकर भारत विश्व गुरु बनना चाहता है, जैसी सड़कें दुनिया के हर देश में मौजूद हैं, वो अवैध हो जाती हैं और वो गांवों की पगडंडियों पर चलने लगता है। लेकिन कहानी यही नहीं है। वो भोजन क्या कर रहे हैं? जब हमारे संवाददाताओं ने पैदल चलते इन मजदूरों से बात की तो एक सामग्री निकल कर आई जिसे इस वक्त आप राष्ट्रीय आहार की संज्ञा दे सकते हैं। वो है बिस्किट। कई मजदूरों ने हमारे सहयोगी संवाददाताओं से जो बेहतरीन रिपोर्टिंग पिछले 1-2 महीने से कर रहे हैं, आप दर्शकों की नजर भी है उन पर, चाहे सोहित हो, सौरभ हो, शरद हो, रविश रंजन हो, अनुराग द्वारी हो, सुनील सिंह हो, अभिषेक हो, इन सब ने जान लगा दी है मजदूरों की कहानी आप तक लाने में। इन सब की कहानियों में एक चीज बार बार आया है कि वो बिस्किट खाकर यात्राएं कर रहे हैं। बिस्कुट खा करके और पानी पी करके हम लोग हैं। बिस्किट और पानी? हाँ। बाकी खाने पीने को आज क्या व्यवस्था है? खाने पीने का वो खिचड़ी आया था, अभी लाया था। तो आप लोग क्या खाए हो आज दिन भर में? और बिस्कुट और पानी। क्यों, और कुछ क्यों नहीं खा रहे हैं? ले ले हैं क्या बिस्कुट ले ले हैं? आप बिस्कुट लेके घूम रहे हो? हाँ। दिखा सकते हैं? हाँ, दिखा रहे। अब वो एक पैकेट निकाल के दोनों जने खाई ली हैं, पानी पिए ली। अच्छा, तो बिस्किट खा के आप लोग आगे बढ़े? हाँ, देखो। तो इस तरह से बिस्किट खाकर ही यहाँ पर आगे बढ़ा जा रहा है। तो ये हकीकत है। आपका क्या नाम है मैम? बिजली देवी। बिजली देवी। सर आपका नाम? शिव कुमार। तो आप लोग ऐसे बिस्किट रख रहे हैं और यही खा रहे हैं? हाँ? सिर्फ बिस्किट रख रहे हैं? घर से। आपने आज क्या खाया होगा? हम लोग भी साथ में वही तो खाया हूँ। बिस्किट खा रहे हैं। आप लोग कितने लोग हैं? कितने लोग? हम लोग 21 लोग हैं। 21 लोग? सब लोग यही खा रहे हैं? सब यही लोग खा रहे हैं। 21 लोग सिर्फ बिस्किट खा रहे हैं? सब लोग इसी तरह खरीद के रखे हैं अपने अपने जगह। अच्छा। हाँ। 50 दिनों की इस तालाबंदी ने मजदूरों को संख्या में बदल दिया। औरंगाबाद के बाद 16 मजदूरों के ट्रेन से कटकर मारे जाने के बाद अब मजदूरों के मरने पर उस तरह से संवेदनाओं का राष्ट्रीय प्रदर्शन नहीं होता जिस तरह से उस वक्त हुआ है। अभी भी मुख्यमंत्री वगैरह संवेदनशीलता जता देते हैं, संवेदना प्रकट कर देते हैं, मगर उस स्केल का अब नहीं होता है। आज की घटना बता रहा हूं कि कई जगहों से दुर्घटना में मजदूरों की मौत की खबर आई है और 50 से ज्यादा मजदूर घायल हुए। मध्य प्रदेश के गुना में 8 मजदूर मर गए,
तो यूपी के मुजफ्फरनगर के पास 6 मजदूरों को एक बस ने कुचल दिया जो बिहार जा रहे थे। जान भी जा रही है और काम भी जा रहा है। इस पलायन के बीच में ऐसे बहुत सारे अनजान किस्से बाहर आने के लिए बेचैन हैं, जो आपसे कहना चाहते हैं कि कल तक वो अच्छा खासा कमा रहे थे, जब नौकरी चली गई, काम चला गया, तो आज वो सब्जी बेचने पर मजबूर हुए हैं। आप अपने अपने मोहल्लों में देखिए, शहरों में देखिए, तो ठेले पर फल और सब्जी बेचने वालों की बाढ़ आ गई है। कोई नया ठेला दिखे तो उस पर लिखा हुआ ज़रूर देखिएगा कि कहीं उस पर चाट भंडार या डोसा वाला, मद्रासी डोसा वाला तो नहीं लिखा हुआ है। पता चल जाएगा कि ये पहले कुछ और करता था, अब कुछ और कर रहा है। इसी संकट के बीच मजदूर अपनी पेट की आग बुझाने के लिए भी नए नए रास्ते खोज रहे हैं। बनारस से अजय सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। करेला है, पपीता है, रुमाना है, केला है। वाराणसी की एक गली में फेरी लगाकर फल बेच रहे उमानाथ पहले पुराने कपड़ों के बदले बर्तन बेचने का धंधा करते थे, लेकिन लॉकडाउन ने उस धंधे को छीना तो पेट पालने के लिए फल बेचने लगे। इसके लिए किराए पर ट्राली ली, जुगाड़ से तराजू और बाट लिया और गलियों में फल बेचने उतर गए। पहले स्टील का बर्तन का फेरी करते थे, पुराने कपड़े लेते थे, स्टील का बर्तन देते थे। अब जो है सब्जियां बेच रहे हैं लॉकडाउन में। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा भाई बच्चों का कैसे पेट चलेगा। हाँ। अब ये जो है तो कपड़ा बेचने के लिए अब घरों में जो है कि बुला नहीं रहे हैं, बर्तन लेके जा रहे हैं, कोई बुलाएगा तब न जाएगा, बाहर से बाहर ही बेच के आदमी चला जा रहा है। सूरज पहले तेल बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे। फैक्ट्री बंद थी तो गली गली सब्जी बेच रहे हैं। गरी का तिल्ली का तेल बना रहे थे तो कंपनी बंद हो गया, तो फिर पेट चलाने में तो जानते ही यही सब करना ही पड़ गया। तो पापा बोले मेरे घर में ये सब तो होता ही रहता है, तो पापा बोले कि यही सब करो अपना, आपका पेट चलेगा कम से कम। मनीष पहले बाइक कार मैकेनिक थे। पिता का कपड़े का कारोबार था। बाप बेटे दोनों अब सब्जी बेच रहे हैं। सर जी पहले मैं गाड़ी बनाता था, अब मैं फल वगैरह बेच रहा हूँ। क्या करूँ सर जी, 2 दिन से लॉकडाउन से बैठा हुआ था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सब सोचे कि फल वगैरह बेचूँ। अब लॉकडाउन में जब घर से बंद हो गए तो ऑटो चालक की आमदनी कहाँ से होती। राजकुमार फिर भी रोज अपना ऑटो साफ करते हैं और फिर सब्जी बेचने निकल पड़ते हैं। वो तो खाली बस पेट भर रहा है बस सब्जी से, कुछ हो खा थोड़ी रहा है। और किसी तरीके की मदद मुहैया आपको हुई या कुछ नहीं। ऑटो वालों को पता लगा कि पैसा मिल रहा है, 6-6 हज़ार मिल रहा है, कुछ नहीं मिला। रेंज मकान मालिक रेंज मांग रहे हैं तो कहाँ से देंगे। क्या हुआ ऐसा, क्या आप फल फूल बेच के आपके घर का वो खर्च चल पा रहा है जो फोटो चला? उसमें भैया 200-250 मिलता है, उसमें बस दाल रोटी चल रहा है। जुगाड़ की ट्राली और जुगाड़ के तराजू से अपने हुनर का काम छोड़कर इस तरीके के रोजगार को कुछ दिनों के लिए तो किया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि इससे इनके हुनर के लाभ लेने वाले भी परेशान होंगे और ये खुद बमुश्किल अपना पेट ही पाल पाएंगे। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि इनके हुनर के काम का रास्ता जल्द निकलेगा। वाराणसी से अनुज के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। ये कहा जाता है कि बड़े शहरों ने मजदूरों का ख्याल नहीं रखा। बड़े स्तर पर यह बात सही है, लेकिन इन्हीं शहरों के कई नेक दिल लोगों ने मजदूरों की मदद के लिए अपना सब कुछ लुटाया भी। जो कम था उसे भी लेकर वो उनके बीच गए, चप्पलें दी, खाना दिया। और यही नहीं, मुंबई जैसे शहरों में भी ये सुनने को मिला कि कई मालिकों ने किराया तक दिया, अपनी गाड़ी भी दे दी। तो रिश्ते टूटे हैं भरोसे के भी, मालिक और मजदूर के बीच में, लेकिन इन्हीं सब के बीच बचे हुए भी हैं। क्या मजदूर जो मुंबई से लाखों की संख्या में बाहर चले गए दूसरे राज्यों में, अपने अपने राज्यों में, बाहर फिर से लौट कर आएंगे? अभिषेक शर्मा इस सवाल को लेकर मुंबई में मजदूरों से पूछते रहे। सुनिए क्या जवाब मिला। जो आज हमारी कोशिश है वो ये समझने की है कि मज़दूर जो लोग जा रहे हैं वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, और आएंगे तो कितना लंबा अरसा हो सकता है, और इसका भारत की अर्थव्यवस्था और ख़ासकर कि मुंबई और महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था है
उस पर कितना असर आने वाले दिनों में हो सकता है। वैसे तो सरकार कह रही है कि करीब 50,000 लोग ही सड़क पर पैदल निकले हैं, लेकिन हर जगह से मुंबई में गुजरते हुए आपको एहसास हो जाएगा कि आंकड़े सच छिपाने का कितना बड़ा हथियार है। अरे कहाँ जाना है भैया, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? तो अभी ट्रेन तो है नहीं। हाँ, ट्रेन में रजिस्ट्रेशन है बेटा आपका? फिर आप कैसे जाओगे? देखो ट्रेन अगर चालू होगा तो जाएंगे, नहीं तो पैदल हम सब जाएंगे। पैदल जाओगे? हाँ, जितना चल सके उतना जाएंगे पैदल। अरे कहाँ जाना है भैया? कहाँ जा रहे हो? गाँव जा रहा हूँ, गाँव। पैदल जाओगे? हाँ पैदल नहीं, गाड़ी आ रहा है बोल रहा है। गाड़ी आ रहा है बोल रहे हैं? पैदल ही जा रहा हूँ। शहर से जो बाहर जा रहे हैं वो सरकारों से खफा हैं। पब्लिक को कितना परेशानी होता है, कभी ध्यान दिया? पानी नहीं, कुछ नहीं, हम लोग के लिए देखो कैसे चल के जा रहे हैं धूप में। गरीब की मजबूरी कोई नहीं समझता सर। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या जो मुंबई छोड़कर जा रहे हैं वो कभी आएंगे? सही हो जाएगा सर तो आएंगे। सब सही हो जाएगा तब आएंगे? जब सही हो जाएगा तब आएंगे। 2-4 महीने 6 महीने के? हाँ बराबर। हाँ बराबर। अभी देखेंगे जाने के बाद। हाँ, जाने के बाद देखेंगे। गाँव में कुछ भी करेंगे, अपना जीवन यापन करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं आएंगे अब। अरे इधर पे मतलब, लेकिन इधर पे 2 पैसे ज्यादा मिलते हैं गांव से। 2 पैसे कम मिले चले, लेकिन आदमी अच्छे से तो रहेगा। वापस जाते मजदूर की भरपाई कौन करेगा, ये महाराष्ट्र जैसे राज्य में बड़ा सियासी मसला भी है। शिवसेना भवन में हमने सरकार के उद्योग मंत्री से जाते हुए मजदूरों से शहर पर पड़ने वाले असर की बात भी की। यहाँ के जो मालिक है वो कारखाना, व्यवसाय, उद्योग, व्यापार, उन सभी को हम ये कह रहे हैं कि अभी जो यहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनको काम दीजिए, और इसके लिए हमने बरकस व्यवस्था की है। मैं उद्योग मंत्री हूँ, उद्योगों के लिए हमने ऐसे किया है कि हम एक इंडस्ट्रियल वर्कर्स ब्यूरो स्थापन कर रहे हैं। ये इंडस्ट्रियल वर्कर्स ब्यूरो में हम अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड कैटेगरी वाइज वर्कर्स को रजिस्टर करेंगे, और जिस किसी उद्योग को वर्कर्स की ज़रूरत है उतनी संख्या में उनको 1 हफ्ते में मजदूर हम उनको दे देंगे, उनके यहाँ भेजेंगे। मंत्री जी को लगता है कि मजदूर एक वक्त के बाद खाने कमाने के लिए वापस आ जाएगा, लेकिन व्यापार करने वालों को लगता है कि अब वक्त बहुत लग सकता है। मौजूदा हालात में तो 6 से 8 महीने के लिए सब कुछ थमने वाला है। मेरा अंदाजा है कि ये कामगार सितंबर-अक्टूबर तक ही लौटेंगे, तो हमें कुछ समय तक इंतजार करना होगा, जिसके बाद ही पूरा काम शुरू हो सकता है, क्योंकि इन सारे प्रवासी मजदूरों को वापस बुलाना पड़ेगा। महाराष्ट्र में एक आंकड़ा कहता है कि करीब 10 लाख प्रवासी मजदूर वापस जाने वाले हैं। ये संभावित आंकड़े हैं, असल में आंकड़े और भी ज्यादा बड़े हो सकते हैं। बड़ा सवाल है कि क्या सरकारों और उद्योगों के पास कोई ऐसा प्लान है कि मजदूर कब और कैसे वापस आएगा। मुंबई से अभिषेक शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे दिल्ली। क्या दिल्ली तालाबंदी से आजाद होने के लिए बेचैन होती जा रही है? महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री ने कहा है कि बड़े शहरों में तालाबंदी जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मुंबई में जिस तरह से स्थिति नियंत्रण के बाहर गई है और वहां पर हजारों की संख्या में मामले सामने आए हैं, लगता नहीं कि उस महानगर को तालाबंदी से मुक्ति मिलने वाली है। लेकिन क्या दिल्ली में हालात अच्छे हुए हैं? अगर आप संख्या के लिहाज से देखें तो दिल्ली में भी हालात अच्छे नहीं हुए। यहां भी कोरोना से संक्रमित मरीजों का ग्राफ बढ़ता रहा। जो अच्छी प्रैक्टिस है, अच्छी नीति है तालाबंदी से निकलने की, उनमें 2 बातें मुख्य हैं। एक कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करने की व्यवस्था आपने कर ली हो, और दूसरा कम से कम 2 हफ्ते तक जो बीमारी का ग्राफ है वो ढलान की तरफ जाए, तब आप तालाबंदी से निकल सकते हैं। लेकिन हमने कई शहरों को बिना ये उपलब्धि हासिल किए बेचैनी में हमने निकलने का रास्ता दे दिया।
ये चुनौतियां आने वाले समय में कहीं विकराल ना हो जाए। शरद शर्मा दिल्ली की बेचैनी पर एक रिपोर्ट दे रहे हैं। ये है दिल्ली से सटे गाजियाबाद का वैशाली सेक्टर 4 मार्केट। शाम का समय है लेकिन बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। गाजियाबाद में केवल जरूरत के सामान की दुकानों को खोलने की इजाजत है, लेकिन शाम 4 बजे के बाद तो ना फल सब्जी की दुकान खुल सकती है और ना राशन किराने की। केवल दूध और दवाई की दुकान खुलती हैं। गाजियाबाद में अब तक कुल 145 कोरोना मामले सामने आए हैं, जिनमें से 60 मरीज अभी अस्पताल में हैं। अब देखिए पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर के बाजार की एक शाम। ठीक ठाक चहल पहल दिखाई दे रही है। किराना, फल सब्जी, बिजली का सामान, चश्मे की दुकान, नमकीन बिस्किट, सबकी दुकानें खुली हैं। काफी दुकानें बंद भी हैं, लेकिन फिर भी कोरोना से जूझ रही दिल्ली पहले से ज्यादा खुल गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली को पूरी तरह से खोलना चाहते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक में भी यही मांग की कि दिल्ली के करीब 80 कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर पूरी दिल्ली को खोल दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने चर्चा के बाद कहा कि कौन सा राज्य क्या चाहता है, आप कितनी ढिलाई चाहते हैं लॉकडाउन में, क्या क्या चीजें शुरू करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब 15 तक अपने अपने सुझाव भेज दीजिए और उन सुझावों के ऊपर केंद्र सरकार फिर निर्णय लेगी कि 17 तारीख के बाद क्या किया जाए। दिल्ली में जरूरत के सामान की दुकानें, पास पड़ोस की दुकानें, स्टैंड अलोन दुकानें खोलने की इजाजत पहले से है। यहां तक कि मार्केट एरिया में भी जरूरत के सामान की दुकानें खोली जा सकती हैं। सरकारी और प्राइवेट दफ्तर खोलने की भी इजाजत है। इस सब के बीच अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से सुझाव मांगे कि दिल्ली में और कितनी ढील दी जानी चाहिए और कैसे दी जानी चाहिए। व्हाट्सएप, ईमेल और फोन के जरिए 5 लाख से ज्यादा सुझाव आए। केजरीवाल के मुताबिक अधिकतर लोगों ने कहा शाम 7 बजे के बाद घर से ना निकलने वाली पाबंदी हटाई जाए। ऑटो, टैक्सी, बस और मेट्रो खोले जाएं। मार्केट और मार्केट कॉम्प्लेक्स खोले जाएं, चाहे ऑड इवन करके खोले जाएं। 1/3 दुकानों को खोलने की इजाजत के साथ मॉल भी खोले जाएं। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान बंद रहने चाहिए। होटल ना खुलें, लेकिन रेस्टोरेंट खुलने चाहिए, जहां से बना बनाया खाना ले जाने या होम डिलीवरी शुरू की जाए। नाई की दुकान, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, स्पा बंद रहने चाहिए। इस वक्त पूरे देश के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है, जिसके अंदर केंद्र सरकार को काफी पावर्स हैं कि वो स्टेट गवर्नमेंट्स को सीधे डायरेक्शन देती है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को क्या काम करना है। तो जो केंद्र सरकार आदेश देगी अगले 2-3 दिन में हम लोगों को पता चलेगा। उसके आधार पे सोमवार से दिल्ली के अंदर अलग अलग एक्टिविटीज शुरू होंगी। दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन खोला जाने लगा है, लेकिन वहां टेस्टिंग की क्षमता काफी ज्यादा है, जबकि दिल्ली में अभी ये उस स्तर पर नहीं है। दिल्ली में रोजाना 300 से 500 नए कोरोना संक्रमण के केस आ रहे हैं। लॉकडाउन के तीसरे चरण के अंत में संक्रमण बढ़ा है। दिल्ली में अब तक कुल 8,500 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। 115 मरीजों की मौत हो चुकी है, लेकिन मरीजों के ठीक होने की दर करीब 36% और मृत्यु दर 1.36% है, जो कुछ राहत की बात है। टेस्ट पहले के मुकाबले बढ़े हैं। 11 अप्रैल को हर 10 लाख लोगों पर 579 टेस्ट हो रहे थे। आज 5,929 के टेस्ट हो रहे हैं। यानी दिल्ली में एक तरफ संक्रमण के मामलों में उछाल है, तो वहीं टेस्ट की संख्या भी पिछले 1 महीने में 10 गुना बढ़ गई है। इस सब के बीच सरकार उम्मीद जता रही है कि जल्द ही दिल्ली में संक्रमण की रफ्तार भी घटेगी। अभी भी 11-12 दिन डबलिंग रेट है और मुझे लगता है कि जो पहले 3-4 हुआ करता था, फिर 6-7 पहुंचा, अब 10-11 दिन के करीब पहुंच गया है। तो अगर डबलिंग रेट 20 या 20 से ज्यादा हो जाता है तो देन वी कंफर्टेबल। ये सवाल केवल सरकार के सामने ही बल्कि हम आम लोगों के सामने भी है कि चिंता किसकी करें, अपने शारीरिक स्वास्थ्य की या फिर अपने आर्थिक स्वास्थ्य की।
लॉकडाउन के 2 महीने बाद अब दिल्ली के ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि एक बीच का रास्ता निकलना चाहिए, ताकि ज़िंदगी में कुछ तो बदलाव हो, कुछ तो प्रगति हो, और कुछ हो ना हो, कम से कम दिमाग और ज़ुबान से ये कोरोना की रट हटनी चाहिए। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।